हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आपका। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय मैं आपको लेकर फिर से आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं विधेयक के बारे में। हमने कानून के बारे में आपको पहले बताया कि विधेयक और कानून में क्या अंतर है, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना दिया। आज मैं बताता हूं विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए विधेयक का प्रकार है। विधेयक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धर्म विधेयक और वित्त विधेयक। इन सभी विधेयकों के बारे में हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम इन दो को आज करेंगे और इन दोनों को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक क्या होता है, इसकी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 107 में इसका प्रावधान किया गया है और इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। परंतु एक जगह अपवाद की अगर बात करें, एक्सेप्शंस की बात करें, तो वो बहुत जरूरी इसमें रहता है, अपवाद रहता है। अगर नए राज्य पे कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत यहाँ पे रहती है। जी हाँ, आपको बता दें साधारण विधेयक जैसा कि लिखा गया है, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये एक साधारण विधेयक होता है जिसमें संविधान संशोधन के अलावा कोई अन्य कानून बनाने के लिए विधेयक रखा जाता है तो उसे साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक है, सरकारी और गैर सरकारी दो प्रकार के होते हैं। अगर सरकारी विधेयक की बात करें तो सरकारी विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक वो होता है जहां पे विधेयक सरकार के किसी मंत्री के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। गैर सरकारी का मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों, अगर ये विधेयक जो साधारण विधेयक है संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा या सांसद के द्वारा लाया जाता है तो उस स्थिति में से गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ओके, अनुच्छेद 107 में इसकी व्यवस्था की है। मैंने बोला राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं है। अपवाद पे जो है नए राज्य बनाने पे जो है राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है। अगर हम बहुमत की बात करें तो इसमें साधारण बहुमत की ही जरूरत पड़ती है। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि आपको जो है आधे से ज्यादा जो सांसद है वो इसके पक्ष में होने चाहिए। ठीक है, ओके। अगर गतिरोध की बात करें, देखिए गतिरोध किस किस के बीच में होना है। गतिरोध यहाँ पे होगा लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। मान लो इस साधारण विधेयक को लेकर कोई गतिरोध होता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसका उस पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। देखिए गतिरोध होने का कारण इसमें रहता क्या है, गतिरोध तब होता है जब लोकसभा द्वारा मान लो विधेयक यहाँ पे पारित कर दिया गया है और राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया या अपने पास रोक के रखा। ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा किसी विधेयक को अपने पास 6 महीने तक रोक सकती है। मान लो राज्यसभा अगर कहती है कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए तो उनमें गतिरोध होता है। गतिरोध का मतलब लोकसभा ने तो पारित कर दिया है, राज्यसभा ने नहीं किया, तो उस स्थिति में जब गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति जो है फिर दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन में बहुमत अगर मेजोरिटी मिल जाती है, जिसे हम बहुमत कहते हैं, बहुमत मिल जाता है तो उसके बाद जो है कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। ठीक है, अब देखिए बात होती है राष्ट्रपति की पावर्स की। यहाँ पे राष्ट्रपति की पावर्स की बात करें, जब साधारण कानूनों में अगर बात करें ना राष्ट्रपति की पावर्स की, वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वापस भेज सकता है। परंतु यहाँ पे गुंजाइश तो रहती नहीं है, हालांकि भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, परंतु यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहती है क्योंकि उन्होंने जो है क्या बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन तो उन्होंने ही बुलाया हुआ है। उसके बाद जो भी कानून जो है पारित हो जाता है, बहुमत मिल जाता है तो वो कानून बन जाता है, यानी कि वो विधेयक पारित माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? साधारण विधेयक के बारे में आपको लग गया पता है? ओके, ठीक है। अब देखिए संशोधन विधेयक की बात करें। ये संशोधन विधेयक क्या है? ये संविधान संशोधन विधेयक है और अगर हम इसकी व्यवस्था की बात करें तो वो अनुच्छेद 368 में, इसकी 368 में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है। और इसमें होता क्या है, जैसा कि लिखा हुआ संविधान संशोधन विधेयक, कहने का मतलब यह है संविधान में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो तब यह विधेयक लाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की अगर बात करें उसमें अनुच्छेद 395, 395
अनुच्छेद है और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो कहीं तो ये विधेयक लाया जाता है, जिसके प्रबंध जो है 368 आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, अगर बात करें हम प्रस्तुतिकरण की तो ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं गतिरोध कि अगर गतिरोध होता है तो विधेयक समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों की बात करें तो वो यहाँ पे बराबर आ जाती है। साधारण विधेयक में लोकसभा की पावर जो है वो हैवी रहती है क्योंकि इसमें सदस्य ज्यादा होते हैं और कहने के तो राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, परंतु साधारण विधेयक में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की बजाय कम हो जाती हैं। अगर हम बात करें संवैधानिक संशोधन विधेयक में, इसमें जो शक्तियां वो बराबर हो जाती है। क्यों? अगर मान लो लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित हो जाता है और राज्यसभा इसे पास नहीं करती है तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं बुलाया जाता। मतलब संवैधानिक संशोधन विधेयक में किसी प्रकार संयुक्त अधिवेशन वो नहीं बुलाया जाता, ये याद रखना आपने। ठीक है, और यहाँ पे गतिरोध होने पे जो है जो विधेयक सदन में लाया गया है वो रद्द हो जाता है अगर गतिरोध हो। हाँ, अगर पारित होता है लोकसभा से या राज्यसभा से तो उस स्थिति में तो स्वाभाविक सी बात है राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। ठीक है, पास होने पर राष्ट्रपति की सहमति इसमें होती है। इसमें राष्ट्रपति टालमटोल नहीं कर सकता है। 1971 में कानून लाया गया था, अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था कि जो संवैधानिक संशोधन है विधेयक है उसमें जो राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए बाध्य होगा, सहमति देनी ही पड़ेगी, बशर्ते है कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदनों से पारित हो जाए।